नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक के बाद एनआईए जो है वो उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और एनआईए ने बहुत सारे शॉकिंग डिटेल्स इस पूरे मामले में दिए हैं। जहाँ तक समझ में आ रहा था कि टीआरएफ जो कि एक ऑफशूट है जिसने पूरी इस पहलगाम टेरर अटैक की जिम्मेदारी ली थी, जो कि ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का, उस टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी लेने के बाद उसके लिंक जो है वो सीधी सीधी तौर पर पाकिस्तान से मिले गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि सारी फंडिंग जो है वो पाकिस्तान द्वारा की गई है। लेकिन जब एनआईए ने पूरा इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें दो कंट्रीज यानी मलेशिया और गल्फ कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम आया। गल्फ कंट्रीज़ के जो पूरा एक आप देखोगे तो बहुत बड़ा हवाला ट्रांजैक्शंस का हब बन चुका है गल्फ कंट्रीज़, और उसके साथ साथ मलेशिया भी बहुत बड़ा हवाला ट्रांजैक्शन का हब बन गया है। एक ज़माने में ये नेपाल का काम हुआ करता था। नेपाल में पूरा एक पाकिस्तानी नेटवर्क जो है वो सेटअप था और वो पाकिस्तानी नेटवर्क जो है सिर्फ टेरर फंडिंग, हवाला ट्रांजैक्शन टेरर फंडिंग के लिए किया करता था। आज की डेट में वो टेरर फंडिंग मलेशिया और गल्फ कंट्रीज से होने लगी है और फाइनली एनआईए के पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स हैं इस चीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाने के लिए। पाकिस्तान लगातार हमेशा हर टेरर फाइनेंसिंग, हर टेरर फंडिंग करके बचता चला आया है, हर टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करके बचता चला आया है। एफएटीएफ की किसी लिस्ट में नहीं जा पाता है क्योंकि प्रूफ नहीं हो पाता है, और जब तक आप बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उस चीज़ को प्रूफ नहीं कर देते हो तब तक एफएटीएफ कुछ मानेगा नहीं। तो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनआईए इस चीज़ को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करे, और इसीलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि पूरा नेटवर्क मलेशिया से कैसे एक्सपोज हुआ है, इसमें गल्फ कंट्रीज़ का नाम कैसे आया है और किस तरीके से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस बना सकता है एफएटीएफ के सामने। तो डिटेल में इस पूरी खबर को डिस्कस करते हैं जो अभी सामने आई है, एनआईए की पूरी इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि टीचर्स डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट यहां पर दे दिया है। इतिहास में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि इस प्राइस को यानी 17,999 की एक बहुत मिनिमम से प्राइस में आपको अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स दिया जा रहा हो। आपको ऑलरेडी पता है कि जो फाउंडेशन कोर्स की प्राइस है इट इज़ मच मोर देन दिस, और ये प्राइस सिर्फ अभी तक 2 बार रीइंस्टेट की गई है और अब दोबारा ये प्राइस वापस नहीं आएगा। तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए, बिकॉज इस प्राइस में आपको इसके साथ 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके साथ इस पूरे बैच के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, जो कि इस समय प्रोबेबली इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, जैसे रोनाल्ड सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे जो एजुकेटर्स हैं, वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। तो ये बैच आपके लिए क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा ये ऑफ़र सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, ये ऑफ़र कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इसको आप टीचर्स डे ख़त्म होने से पहले पहले इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए। तो आई होप आप इसको अवेल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इसको अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने टीआरएफ का पूरा चिट्ठा, कच्चा चिट्ठा जो है वो खोल करके रख दिया है। टीआरएफ के बारे में अगर बताएं तो इट इज़ एन ऑफशूट फॉर लश्कर ए तैयबा, और जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 हिंदू टूरिस्ट को मारा गया था पहलगाम टेरर अटैक के पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम के अंदर, उसकी जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी और पहली बार टीआरएफ जो है वो इतनी लाइमलाइट में आया था इसके बाद। अब ये पूरा केस जो है वो एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और जब ये केस एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा था तो एनआईए को इसमें बहुत शॉकिंग प्रूफ्स जो है वहाँ पर मिले। एनआईए के लगभग रडार पर 463 फ़ोन कॉल थे उस पूरे टाइम फ्रेम के, और इन 463 फ़ोन कॉल से इसमें एंटी इंडिया एलिमेंट्स मौजूद थे, इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के सपोर्टर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट सपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे, और वो लगातार जो है वो जुड़े हुए थे टीआरएफ के साथ, या वो जुड़े हुए थे किसी हैंडलर के साथ जो टीआरएफ का हैंडलर था, या वो किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आतंकवादी मतलब एकदम उस फॉर्म में आतंकवादी होता है कि वो बंदूक लेके ही लड़ रहा है। बहुत होते एक आतंकवादी के पीछे कहा जाता है कि कश्मीर में बहुत बड़ा चलन है, मतलब कहते हैं लोग, वहाँ के कश्मीरी लोकल्स भी इस बात को कहते हैं कि एक आतंकवादी के पीछे कम से कम 4 लोग का हाथ होता है। एक तो उसके घर वाले का हाथ होता है और 3 उसके ऐसे लोग जो उसको इस बात में, इस चीज़ में समर्थन दे रहे हो, इसका हाथ होता है। कश्मीर में ये चीज़ एक समय पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और आज की डेट में कश्मीर में इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है। तो अब इसीलिए आप देखो कि इन लोगों को इम्पोर्ट करवाना पड़ता है आतंकवादियों को पाकिस्तान से, और तब आकर के ये दहशत फैलाते हैं। खैर, तो पूरा एनआईए ने 463 फ़ोन कॉल्स जो थी उनकी लिस्ट पूरी निकाली और उनको ट्रेस करना शुरू किया, और वहाँ पे उनको सीधा सीधा टीआरएफ के पूरे फंडिंग नेटवर्क का ऐसे पता लगता है। ये पता कैसे लगा? ये पता उनको मिला मलेशिया का और गल्फ कंट्रीज़ का। टीआरएफ को ये टीआरएफ से जो पूरी फंडिंग टीआरएफ को मिल रही थी वो एक्चुअल में जो हवाला ट्रांजैक्शन है उसके थ्रू, क्योंकि जितनी भी टेरर फंडिंग होती है वो हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू ही होती है। तो ये पूरी टेरर फंडिंग हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू हो रही थी, थ्रू मलेशिया एंड थ्रू गल्फ कंट्रीज़, और यहीं से सारी चीज़ें जो है, पूरा नेटवर्क जो है वो आ जाता है।
यूएस ने टीआरएफ को अटैक के बाद आपको पता है कि यूएस ने डेजिग्नेट कर दिया था टीआरएफ को एक टेरर ग्रुप, कि उसकी जो एफिलिएशंस हैं वो लश्कर ए तैयबा से थी और इसलिए उसको एक टेररिस्ट ग्रुप माना गया था। अब टीआरएफ को जब एक टेररिस्ट ग्रुप मान लिया गया है तो मतलब प्रेशर जो है वो टीआरएफ के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन एनआईए के लिए केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनआईए ने कैसे इस पूरा नेटवर्क को खोला? तो सबसे पहले एक व्यक्ति था जिस सज्जाद अहमद मीर नाम का, और ये सज्जाद अहमद मीर नाम का व्यक्ति जो है वो मलेशियन रेसिडेंट है। मलेशियन सिटीजन है कि नहीं है इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है पाकिस्तानी सिटीजन हो और मलेशिया में रह रहा हो, वो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मलेशियन सिटीजन नहीं है, मलेशियन रेसिडेंट है, लंबे समय से मलेशिया में रह रहा है और वहाँ पर जितना टीआरएफ का हवाला ट्रांजैक्शन है, ये एक तरीके से हवाला ट्रांजैक्शंस को पूरा, उसके नेटवर्क को पूरा चलाता है मलेशिया के अंदर में। तो इसके जो सज्जाद अहमद मीर के लिंक थे वो एक अदर पर्सन था यासिर हयात नाम का, उसके साथ पाएगा। और ये यासिर हयात भारत का व्यक्ति है और ये पूरी तरीके से लगातार इस पूरे पीरियड के दौरान मीर के कांटेक्ट में था और मीर इसके लिए फंड्स अरेंज करता था। कई बार जो है हयात, कई ट्रिप्स इसने मलेशिया की लगाई और धीरे धीरे वहाँ से, क्योंकि ये लोग कैश में पूरा टोटल कैश ट्रांजैक्शन, पूरा कैश डील होता है, तो कई बार मीर ने वहाँ पर मलेशिया की ट्रिप लगाई हयात ने और मीर से मिल करके वो वहाँ पर पैसे अरेंज करता रहा। टोटल एनआईए का मानना है कि ये टोटल मनी जो है वो लगभग 9 लाख रुपए टीआरएफ के नाम पर रेस किए गए। और जब ये पूरे पैसे रेज हो गए, हयात उस पूरे पैसे को लेकर के आ गया, तो ये पैसा जो है वो हैंडओवर किया गया शफत वानी नाम के एक और व्यक्ति को, जिसने पूरी तरीके से इस ग्रुप के ऑपरेशंस में इस पैसे को लगाया। अब पहलगाम टेरर अटैक में इस पैसे को यूज़ किया गया, वो नहीं किया गया, इसके ऊपर कोई डिटेल अभी तक चीज़ आई नहीं है। तो इसको खैर ऑपरेशंस में यूज़ किया गया, टीआरएफ के ऑपरेशंस में यूज़ किया गया, ये प्रूफ हो पा रहा है कि शफत वानी नाम का जो व्यक्ति है उसने इसको यूज़ किया। अब ये शफत वानी नाम का भी जो व्यक्ति है ये भी एक बार अपने यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के नाम पर ये विजिट कर चुका है मलेशिया में और इसकी भी विजिट वहाँ पर पाई गई है। तो 2 व्यक्ति इसमें खास तौर से जो पूरा पैसा वहाँ से यहाँ लाने में पूरा बताए जा रहे नामजद हैं, एक शफात वानी है और दूसरा व्यक्ति जो है वो हयात है, यानी कि यासिर हयात है। और सज्जाद अहमद मीर वो व्यक्ति है जिसने पूरा ये फंड्स, पूरा हवाला ट्रांजैक्शंस मैनेज किया है इन लोगों के लिए। अब एनआईए को ये पता लगा है इसमें कि हयात जो है और मीर के अलावा ये 2 पाकिस्तानी नेशनल्स के साथ भी लगातार कांटेक्ट में था और वहाँ से पूरा पैसा जो है वो मलेशिया से मिल रहा था इनको और पाकिस्तान से इनको सारे डायरेक्शंस जो है वो दिए जा रहे थे कि पैसा कहाँ छोड़ना है, क्या करना है। लेकिन ये प्रूव करना बहुत ज़रूरी है विदाउट रीजनेबल डाउट कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ अप्रैल 22 का, उसमें ये जो पैसा 9 लाख रुपए था, क्या वो ही 9 लाख रुपए पहलगाम टेरर अटैक में यूज़ किए गए हैं, ये प्रूफ करना एनआईए के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी फ़िलहाल एनआईए के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। यहाँ तक पूरा लिंक मिल गया है कि शफत वानी नाम का व्यक्ति टीआरएफ के लिए पैसा ले गया, टीआरएफ के ऑपरेशंस में पैसा लगाया, लेकिन क्या उसी पर्टिकुलर पैसे से ये पहलगाम टेरर अटैक फंड हुआ, वो प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूफ करना पड़ेगा। जब ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई तो अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर साफ कहा कि हम ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स अभी तक या ट्रांजैक्शन का टाइम फ्रेम अभी हम खोल नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन में है इतना हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उसको पूरी तरीके से ओपन नहीं कर सकते बिकॉज इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, तो उसका हम मीडिया में ये चीज़ नहीं ला सकते। अब इन सारे केसेस से एनआईए के इतने इन्वेस्टिगेशन से होगा क्योंकि ये सब इंडिया में तो है नहीं, सब बाहर भाग चुके हैं, तो क्या इंडिया क्या लीगली कर पाएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इनके आका को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये सब तो टुटपुजिए हैं, ये आए दिन भागते फिरेंगे, एक दिन गोली खा के मर जाएंगे, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनका जो आका है ना उसको घेरना बहुत ज़रूरी है। इनका आका बैठा हुआ पाकिस्तान। पूरा कोशिश ये है, अगर आप एफएटीएफ का पूरा एफएटीएफ के बारे में आपको पता ही है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ, और ये एफएटीएफ का शिकंजा कसना पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या है कि ये एफएटीएफ ने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम भी कब किया, लगभग टेरर अटैक के 1.5 महीने बाद जाकर के एफएटीएफ ने पहलगाम टेरर अटैक को कंडेम किया, जब भारत ने बहुत स्ट्रॉन्ग केस रखा एफएटीएफ के सामने और बहुत स्ट्रांगली जब दबाव एफएटीएफ के ऊपर बनाया गया, तब जाकर के एफएटीएफ ने उसको कंडेम भी किया। इसका मतलब साफ है कि इस केस में अगर एफएटीएफ से आपको कोई एक्शन दिलवाना है, अगर आप चाहते हो कि एफएटीएफ कोई एक्शन ले, तो आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी कि उसके सामने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस मौजूद प्रेजेंट करना पड़ेगा विद द प्रूफ कि ये मलेशिया के थ्रू ये पैसा जो है वो पाकिस्तान से मलेशिया के थ्रू हवाला ट्रांजैक्शन से पैसा जो आया और उसी से पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, तभी जाकर के एफएटीएफ जाकर के शिकंजा पाकिस्तान के ऊपर कसेगा।
तो अब इस पूरे नेटवर्क के खुल जाने से, मलेशिया के इस पूरे नेटवर्क के खुलने से भारत के लिए फ़ायदा क्या हुआ है? सबसे पहले तो एफएटीएफ ने देखो कंडेम किया, वो तो ठीक है, भारत ने एक स्ट्रॉन्ग केस रखा, लेकिन इसके साथ भारत का डोजियर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। भारत ने डोजियर भी अपना स्ट्रॉन्ग किया इस पूरे नेटवर्क के खुल जाने से। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला, जो हमने ग्लोबल आउटरीच किया, जो हमने डिप्लोमेटिक आउटरीच किया है पहलगाम टेरर अटैक के बाद, जब सारी कंट्रीज़ को हमने बताया, दिखाया किस तरीके से ये पहलगाम टेरर अटैक किया गया, उसका फ़ायदा होगा एफएटीएफ के ऊपर दबाव बनाने में। सारी कंट्रीज़ मिलकर के एफएटीएफ के ऊपर दबाव बना सकती हैं, और इससे क्या होगा, हमारा जो अल्टीमेट एम है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान को एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में लेकर के आएँ, क्योंकि साल 2022 के बाद ही पाकिस्तान आज की डेट में किसी भी एफएटीएफ की लिस्ट में नहीं है, तो उसको ग्रे लिस्ट में एटलीस्ट डलवाना बहुत ज़रूरी है। वंस इट विल कम अंडर द ग्रे लिस्ट, एक बार एफएटीएफ का शिकंजा कस गया तो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके अंडर में आएंगी, और उसका जो $7 बिलियन का जो ये लोन है उसको हम कैंसिल करा सकते हैं, इस बात को कह के कि ये फिर से पैसा पाएगा, फिर से ये बदमाशी करेगा, फिर ये टेरर फंडिंग करेगा। तो उसको अगर कैंसिल करा पाएँ तो ये एक सफल जीत होगी भारत की, डिप्लोमेटिक जीत होगी भारत की, और वही भारत इस पर्टिकुलर टाइम पर सीख कर रहा है। इसीलिए एनआईए की जो ये इन्वेस्टिगेशन है, जो रिपोर्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, और अनअकैडमी का जो ये ऑफिशियल ये बारकोड है, इसको स्कैन करके वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।